नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं यहां उस पर बहस की जाती है। और आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो ये है, चीन को कैसे सिखाए सबक। यानी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं। इसे 65% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। इस चर्चा में मेरे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। साथ ही बहस के दौरान हमारे दर्शक भी लाइव जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे ड्रैगन पर चौतरफा हमला कर चीन को चित कर देगा भारत। चीन की सबसे बड़ी हिमाकत को मिलेगा करारा जवाब। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। सेना की शक्ति और आर्थिक नाकेबंदी से लेकर कूटनीतिक अखाड़े तक चीन को पछाड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत ने एक साथ चीन के खिलाफ सैन्य विकल्प, कूटनीतिक विकल्प और आर्थिक विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। सीमा पर सेना चीन की किसी भी हरकत का सामना करने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़ने की शुरुआत भारत में हो गई है। साथ ही कूटनीतिक तौर पर भी चीन को घेरने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारत में बायकॉट चाइना मुहिम तेजी से चल रही है। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन को चोट पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसा इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के काम को तेज करके किया जा सकता है। इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर की बात है जिसको जापान से सपोर्ट करने के लिए तैयार था। जो हमारे जो लिंकेजेस जो चाबहार के रास्ते से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो बात है उसको हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। उसमें रशिया मदद कर सकता है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी मदद कर सकते हैं। इस तरह चीन में चल रहे प्रजातंत्र समर्थक आंदोलनों को लेकर अभी तक भारत तटस्थ बना रहा था। ताइवान और हांगकांग के आंदोलन पर भी भारत अभी तक चुप रहा, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो चीन की नब्ज दबा सकता है। को सच में उसकी आइडियोलॉजी और उसके पॉलिटिकल सिस्टम को खतरे में लाना चाहते हैं तो आपको डेमोक्रेसी को अपने देश में भी मजबूत करना पड़ेगा, प्लस जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं दूसरे देशों में उसके साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। जानकारों का कहना है भारत को चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश करनी होगी। चीन के प्रजातंत्र समर्थक आंदोलनों का समर्थन करने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में तिब्बत की आजादी के आंदोलन और उइगुर मुसलमानों के मुद्दे को भी खुलकर समर्थन देना होगा। इसके साथ ही कोरोना मसले को लेकर चीन को पूरी तरह से अलग थलग करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। सैन्य विकल्पों में भी भारत को सीमा पर अपनी ताकत दिखाने के साथ ही वियतनाम की मदद करने के बात पर भी विचार करना होगा। साउथ चाइना सी में चीन से टकराव की वजह से वियतनाम लंबे समय से भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल की मांग करता रहा है, लेकिन चीन के विरोध के कारण भारत ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया। अब भारत वियतनाम को मिसाइल बेचकर चीन को करारा झटका दे सकता है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा है। खासकर चीन के मसले पर भारत लगातार तटस्थ बने रहने की नीति पर कायम रहा है, लेकिन गलवान में चीन की चालबाजी ने अब भारत को खुद ही चीन के खिलाफ हर विकल्प आजमाने का मौका दे दिया है और भारत को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। न्यूज नेशन ने भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है और देश की बहस में भी आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। टीम न्यूज नेशन। तो देश की बहस में आज हमारी मुहिम वो भी जारी रहेगी कि मैं भी सैनिक, इसलिए क्योंकि हमको बहिष्कार करना है, हमको बायकॉट करना है चीन से जुड़ी हुई चीजों की, क्योंकि भारत ही उसकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ सकता है। 130 करोड़ का हमारा कंज्यूमर मार्केट है और चीन अपना सामान यहां पर लगातार डंप करता रहता है। देश की बहस में आज का सवाल क्या है, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। क्या अब भारत को चीन से भी ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा? ए में इसका जवाब हाँ है, बी में नहीं है। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपको जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिखाई दे रहा है उस पर दे सकते हैं 9711 002266। तो आइए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। लोपसंग सांगे साहब
तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्राइम मिनिस्टर यानी तिब्बत के प्रधानमंत्री, क्योंकि तिब्बत को मानता है भारत कि उसके प्रधानमंत्री हैं। चीन नहीं मानता, लेकिन भारत तिब्बत को रिकॉग्निशन देता है अपने स्तर पर। सीधे चलते हैं लोपसांग सांगे साहब के पास, जो कि तिब्बत निर्वासित तिब्बत के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ इन एग्जाइल, जो तिब्बत सरकार इन एग्जाइल है उसके प्रधानमंत्री हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल विशंभर दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास चलता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं चीन की नीति विस्तारवादी रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि चीन को भारत सबक कैसे सिखाए। आपका क्या मानना है, भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आपने जो कहा, चीन का वो विस्तारवादी रणनीति है, तो उनका पहले शिकार और सबसे बड़ा शिकार तिब्बत हुआ है। 1959 में तिब्बत को कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद जितना भी चीन का पड़ोसी देश है उनकी सीमा में भी घुसपैठ कर रहा है। इसलिए साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, जहां भी देखो घुसपैठ कर रहा है और विस्तारवादी को पालन करके जा रहा है। तो ये उनका वैसे ही वो डीएनए है, एक्सपैंड करो, घुसपैठ करो और कब्जा करो। आपने कहा यह उनका डीएनए है। आपकी राय में प्रधानमंत्री जी, कैसे सबक सिखाना चाहिए भारत को चाइना को? अब क्या क्या स्टेप्स उठानी चाहिए भारत को चाइना को सबक सिखाने के लिए? और आपको क्या लगता है, चाइना ने जो कुछ गलवान में किया, हम जानते हैं उसकी विस्तारवादी नीति है, वो घुसना चाहता है भारत के अंदर। भारत के सैनिकों ने उनके टेंट, तंबू, इमारत सब उतार के फेंक दी, जिसके बाद ये उखाड़ के फेंक दी, जिसके बाद ये झड़प हुई। आपको क्या लगता है क्यों इस वक्त चाइना ये कर रहा है? मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं। हाँ जी, ये अफसोस की बात है कि हमारे भारतीय सेना का शहीद हो गया और जो चीन सेना ने भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहा है, हम उनको विरोध करते हैं। और 2017 में डोकलाम भी ऐसी घटना हुआ था। तो उस समय भारत की सेना ने चीन सेना को पीछे हटा दिया है। इस बार भी अपने जगह को अपने कब्जा करके उनको पीछे हटाना चाहिए, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस तो इंटरनेशनल लॉ मानते ही है। इसलिए अपने 1 इंच का सीमा का जमीन है उसको सेल्फ डिफेंड करना जरूरी है, क्योंकि चीन वो कहते हैं हम सारे संसार में नंबर 1 होना चाहते हैं, एशिया में तो हम है ही है, हमें मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। तो अगर भारत जवाब नहीं देंगे तो कौन देंगे? साउथ चाइना सी में देखो, जापान भी दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी दे रहा है, इंडोनेशिया भी, सब कुछ सारे देश तो इकट्ठे होकर जवाब दे रहा है। और ये भारत का कर्तव्य है, क्योंकि सबसे पॉपुलेटेड कंट्री चीन के बाद में भारत है। तो उनको फिर थोड़ा सा मुकाबला करके उनको जवाब देना बहुत जरूरी है। आपने कहा जवाब देना जरूरी है। चीन तो बोलता है तिब्बत हमारा है, उसके बाद वो 5 फिंगर्स की बात करता है जो भारतीय सीमा के अंदर है, भारत के अधिकृत राज्य हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में, ऐसे वैश्विक माहौल में चीन का वो सपना कभी पूरा हो पाएगा? देखिए, आजकल ने सारे संसार में सच में चीन कैसे है, उनका चालाकी का वो ट्रिक्स कैसे चलाते हैं, सब देख रहा है। देखो, वो कहते हैं तिब्बत हमारा है, लद्दाख हमारा है, अरुणाचल, ताइवान, हांगकांग सब हमारा है, कोरोना वायरस हमारा नहीं है। सब जानते हैं कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ है। इसलिए सब 130 देश मिलके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेजोल्यूशन रखा है कि इसके पीछे जो है हमें जांच करना चाहिए, जिसने नेगलेक्ट किया उनको पनिश करना चाहिए। सारे देश देख रहा है। इसलिए हमें भी वो ग्लोबल ऑर्डर में जितने भी लोकतंत्र मानने वाले, पालन करने वाले जितने भी देश, अमेरिका, यूरोप है, सब इकट्ठे होके चीन को पुश बैक करना चाहिए। आपने कहा चीन को पुश बैक करना चाहिए, और आपने कोरोना की बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं आर्थिक प्रतिबंध और बायकॉट चाइना पर आऊंगा, उससे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि चीन ने कोरोना जानबूझकर फैलाया, जैसा अमेरिका कह रहा है? देखिए, इसके ऊपर साइंटिस्ट लोग ने जांच करना चाहिए। वो जांच बुर कर किया
और नहीं किया, ये तो हकीकत है कि कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ है और 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक वो चुपचाप बैठा रहा। इस कीमती समय, सारे संसार में कीमती समय वो उसको वेस्ट हो गया। इसके कारण से देखिए आप 8 मिलियन लोग इन्फेक्ट हो गया है, करीब 4 लाख मर गया है और इकोनॉमी को इतना चोट पड़ा हुआ है सारे संसार में। तो इसका कारण तो चीन सरकार ही है ना। तो वो कोरोना वायरस जानबूझ के किया नहीं किया, मगर वहां से ओरिजिन हुआ है, उनका नेग्लिजेंस वहां से है। तो उसके अनुसार सारे संसार को इकट्ठे होके चीन को साफ साफ संदेश देना चाहिए, क्योंकि चीन के कारण से ये सब हुआ है, इसलिए उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। पूरी दुनिया को अकाउंटेबल करना चाहिए। यह आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है प्रधानमंत्री जी। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि यूएस ने अभी अभी कहा है कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश बने, इसके लिए उन्होंने एक बिल पेश किया है। आप क्या मानते हैं इसको, और भारत को क्या नीति अपनानी चाहिए इस बिल को लेकर? आपका क्या मानना है प्रधानमंत्री जी? हाँ जी, अब यूएस कांग्रेस में तिब्बत के स्वतंत्र के बारे में एक बिल है। हम जो भी हमें सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट हमारा तो भारत देश और भारत जनता ने किया हुआ है, तो उसके लिए हम बहुत हार्दिक शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो जो भी हमें सपोर्ट करेंगे वो हमें वेलकम करते हैं। तो कहीं 1 महीने के पहले 15 देश ने पेंशन लाने के बारे में चर्चा उठाया। 180 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोस्टली यूरोप में, सब ने इकट्ठे होकर कहा कि पेंशन लामा कहाँ है, चीन सरकार उनको रिलीज करो, लेकिन उनका भी हमारा वो मानव अधिकार जो है देना चाहिए, ये कहाँ है? तो सारे संसार इकट्ठे होके कह रहा है। तो भारत को भी ये कहना चाहिए कि हमारा तिब्बत जो है, चीन कह रहा है कि हमारा एक कोर इश्यू है। तो भारत सरकार को भी कहना चाहिए, देखो इतिहास के अनुसार हमारा संस्कृति जुड़ा हुआ है, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है, बुद्ध धर्म भारत से तिब्बत में आया हुआ है, हमारा भाषा जुड़ा हुआ है, और भी बहुत कारण है। इसके लिए भारत के लिए भी तिब्बत कोर इश्यू है। लेकिन अभी तो भारत भी मानते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए पहले। ठीक है, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड ऑर्डर में, जब चीन चारों तरफ से घुरा हुआ है, जब चीन पर आरोप लग रहा है कि उसने कोरोना फैलाया है, आप भी खुद कह रहे हैं कि इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जो चीन करने नहीं दे रहा है, ऐसे माहौल में क्या चीन किसी भी देश, चाहे वो भारत हो, उससे युद्ध लड़ने का खतरा मोल ले सकता है? अब देखिए, मैंने पहले कहा है कि तिब्बत कब्जा करना उनका विस्तारवादी रणनीति का पहले काम था। और तिब्बत हथेली है और 5 उंगली है, लद्दाख है, सिक्किम है, नेपाल है, भूटान है, अरुणाचल है कि नहीं, जो हथेली के पीछे लगा हुआ है। तो एक तो ये है। दूसरा, चीन सारे संसार में एक नंबर होना चाहता है, एशिया में एक नंबर होना चाहता है। तो देखिए, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के अनुसार जो एक नंबर होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखिए, रोमन एम्पायर देखिए, युद्ध से ही आते हैं। तो युद्ध, मैं प्रार्थना करता हूं कि युद्ध ना हो। हम तो शांति अहिंसा मानते हैं, पालन भी करते हैं, मगर चीन जहां भी घुसपैठ करता है, सबको वो धक्का देते हैं, तो युद्ध हो सकता है। क्योंकि जो नंबर 1 होना चाहते हैं, युद्ध के रास्ते से आते है कि नहीं। तो मेरे को थोड़ा डर है कि ये हो सकता है। मतलब आपको डर है कि चीन युद्ध कर सकता है इन हालात में? कर सकता है मेरे ख्याल। उनका वही विस्तारवादी रणनीति यही है, एक्सपेंशन करना। एक्सपेंशन कैसे करेंगे? आपने जमीन दे दो तो ले लेंगे, नहीं देंगे तो फिर जबरदस्त ले लेंगे। तो जबरदस्त तो फिर युद्ध भी हो सकता है ना। उनका डिजाइन देखिए, चीन का मैप देखिए, हाँ चाइनीज, उनका जनता जो चाइनीज है वो सिर्फ 40% है, बाकी 60% जो है तिब्बती है, विगुर है, मंगोलियन है, मंचूरियन, सब कब्जा करके लिया है, युद्ध करके लिया है।
क्या आपको लगता है कि भारत को चीन जानबूझकर उकसा रहा है? भारत शांति और अहिंसा का देश है, ऐसे में भारत को भी अगर चीन इस तरह की हरकत करता है तो मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए। फिर मैं हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं जो भी फौज से हैं और जनरल सिन्हा से भी आपसे एक एक सवाल पूछवाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या भारत को चीन युद्ध के लिए उकसा रहा है? मेरे ख्याल में देखिए, भारत हो या साउथ चाइना सी हो या ईस्ट चाइना सी हो या चीन का पड़ोसी देश, सब में एक ना एक देश के साथ वो युद्ध कर सकता है, क्योंकि वो कहना चाहते हैं हमारे से और कोई नहीं है। एशिया में हम नंबर 1 है, वो व्यापार में नंबर 1 है, पॉलिटिकली नंबर 1 है, मिलिट्री भी नंबर 1 है, वो कहना चाहते हैं। तो सब कहते हैं कि ताइवान के ऊपर भी हमला हो सकता है कि नहीं, हांगकांग के ऊपर भी वो मिलिट्री सेना भेज सकता है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ वहां पे पास किया रिसेंटली। और साउथ चाइना सी में इतना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, क्यों कर रहा है? सब युद्ध की तैयारी कर रहा है ना। तो डोकलाम में देखिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, लद्दाख में देखिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। क्यों? तिब्बत में जाइए, रास्ता एक पहले बनाया था, तो रास्ता हो गया। रेलवे लाइन आ रहा है, रेलवे लाइन तो रेलवे ट्रैक सब मिलिट्री ग्रेड वाला है। 30 एयरपोर्ट बना हुआ है, उसमें से 6 एयरपोर्ट मिलिट्री एयरफील्ड बना हुआ है। युद्ध का तैयारी तो कर रहा है, होगा ना होगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं ये ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए कि चीन इस वक्त आपको लगता है जिस तरह के माहौल वो पड़ोसी देशों के साथ बना रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत को उसकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए चीनी चीजों का बायकॉट करना चाहिए? फिर मैं आपको 2 एक्सपर्ट्स की राय सुनाऊंगा, आप तब तक रुकेगा मेरे साथ। क्या आर्थिक रूप से उसको कमजोर करने के लिए चीनी सामानों का बायकॉट होना चाहिए, जो हर भारतीय के मन की इच्छा है आज? देखिए, अब ये जनता का सवाल है, जनता जवाब देना चाहिए। अपना देश और नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या वो एंटरटेनमेंट का चाइनीज ऐप इंपॉर्टेंट है? खुद जनता वो डिसाइड करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जनता तो खरीदेगी जो चीज सस्ता है, एक नहीं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि मेक इन इंडिया, इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना चाहिए, वो कैंपेन होना चाहिए। भारतीय प्रोडक्ट अच्छा होने से वही जनता खरीदेगी। मेरे तो मामला ऐसी एक है, ये वो है कि देखिए सेलिब्रिटीज जो है, कलाकारों जो है, वो चाइनीज ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, कहते हैं कि अपने फैन फॉलोवर्स को ये खरीदो। वो लोग तो पैसे के लिए कर रहे हैं, उनके पास पहले से पैसा बहुत है, जरूरी नहीं है, तो वो चाइनीज ब्रांड इंडोर्स करके पैसे कर रहा है। तो जितना भी फैन है वो खरीदेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि ये मेरा बॉलीवुड एक्टर, ये क्रिकेटर है, ये लोग ये कह रहा है कि इस चीज को खरीदो, वो लोग खरीदेंगे ना। पहले वहां से शुरू करो। तो पैसे के लिए कर रहा है वो तो बंद करो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं। आपने बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री जी, आपने बॉलीवुड एक्टर से अपील करी है कि पैसे के लिए जो चाइना हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है उसके प्रोडक्ट का इंडोर्समेंट मत करो। आप ये अपील कर रहे हैं भारत के बॉलीवुड एक्टर से, बहुत बड़ी बात है। मैं अपने एक दर्शक को लाना चाहूंगा, रानू सिंह राठौर, रिटायर्ड मेजर जनरल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रानू सिंह राठौर जी, आपने तिब्बत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना, आप उनकी राय से सहमत हैं? क्या इस तरह का बायकॉट होना चाहिए? और क्या आप भी अपील करेंगे बॉलीवुड कलाकारों से कि जो चीन हम पर युद्ध की चालें चल रहा है उसके प्रोडक्ट्स का इंडोर्समेंट ना करें? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को सलाम करता हूं जिन्होंने चाइना के 45 सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को वहीं पे हमारी जमीन पे धूल चटाई, और हमारा देश उसके लिए गर्व है ना। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि चाइना की ओवरऑल एम क्या है। एम ये है कि चाइना सुपर पावर बनना चाहता है। सुपर पावर में 2 चीजें हैं, पहला है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यानी मिलिटरीली सुपर पावर, और जहां जहां पे उसकी पॉलिसी है मतलब एक्सपेंशन करो, और जहां जहां पर हो सके उसको कब्जा करो। दूसरा है ट्रेड। नाउ जो एक्सपेंशन
की पॉलिसी है चाइना की, उसमें अगर आप देखिए हमारे साथ 62 और 67 का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि उस समय हमारे पास सड़कें नहीं थी इतनी और चाइना के पास सारा से सामान था। उसके बाद इसने काराकोरम हाईवे बनाया और आज सी पैक बना करके और कराची पोर्ट से इन्होंने सीधा डायरेक्ट रोड एंड इकोनॉमिक जोन बना करके पाकिस्तान के थ्रू और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया जिसके थ्रू ट्रेड भी चलेगा और इंडिया को पाकिस्तान की ओर से थ्रेट पैदा कर दिया ना। अब आइए आप नॉर्थ में साउथ में श्रीलंका। सर संक्षेप में, मेरे पास वक्त नहीं, आपने इतनी बात करी, इसी बात को लेकर जनरल सिन्हा के पास जाना चाहूंगा। जनरल सिन्हा, क्या जानना चाहेंगे आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से? उन्होंने बड़े खुलकर कहा कि ऐसा लगता है चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से? देखिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर संघे साहब, जय हिंद आपको। बड़ा अच्छा है कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए संघे साहब, दस्तक तो दिया था चाइना ने और उसकी आगाज भारत ने कर दी है। ये जो सैनिक चौतरफा मार है और दीपक जी का प्रोग्राम है चौतरफा मार करना है, उसकी आप शुरुआत देख चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री के तरफ से आज सर्वदलीय बैठक में खुल कर आ गया है कि हम गवर्नमेंट ऑफ डे के साथ हैं। तो इसमें आपको कहीं भी शंका नहीं होनी चाहिए कि ये चौतरफा मार नहीं होगा। इसकी शुरुआत ये नहीं कि शुरुआत है, ये निर्णायक होगी, क्योंकि यदि इंडिया ब्लिंक करता है तो मेरा ये मानना है कि हम केवल स्ट्रेटेजिकली डिफीट चाइना से नहीं होंगे, हम आने वाले समय में कभी उठ नहीं सकेंगे। उसी तरह अमेरिका यदि ताइवान स्ट्रेट में जहां पर उसके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स घूम रहे हैं, जरा भी ब्लिंक करेगा तो अमेरिका सुप्रीमेसी खो देगा। बिल्कुल ठीक, यही से जी हाँ, सवाल करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं संघे साहब से कि देखिए हम तो तैयार हैं और पूरी लद्दाख की जनता, मैं ये नहीं कहता जो एक्साइल में गवर्नमेंट है, जो हमारे लोग यहां बैठे हैं, आपने पंचम लम्हा का बात किया जो कि लद्दाख के अंदर है। एक समय था, मैं इस सीमाओं पे बहुत लंबा तजुर्बा है, चाहे वो तमांग का इलाका हो। कंक्लूड करिए सिन्हा साहब, मुझे ब्रेक लेना है। एक देखिए, क्या वहां से कुछ आवाज उठेगी लद्दाख के, खास करके लासा से? क्या वहां से लोग उठाएंगे चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि हम फिर ज्वाइन कर सके उनको? और पूरे के एक लाइन में जवाब प्रधानमंत्री जी, एक लाइन में जवाब प्लीज। अजय साफ कहता हूं, लद्दाख के जितने भी लोग हैं वो भारत की समझता है और भारत के लिए अभी से उठ रहा है। वहां लद्दाख के सब भारत के साथ में है, ये तो हकीकत है, ये कहना चाहता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी आपका। हम बहस को आगे बढ़ाएंगे, जनरल सिन्हा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और मैं ये बता दूं, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त लद्दाख में हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां से भर भर के भारत के लिए समर्थन आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि सैनिक तो हमको भी बनना है, कैसे बन सकते हैं? टिकटॉक कर करके आप एक दिन में कितने रुपए उनको पहुंचाते हैं चाइना को? चला रहे हम नीचे। आंखें खोलो और सतर्क हो जाओ और खुद चीन के खिलाफ इस युद्ध में सैनिक बनो, क्योंकि तिब्बत के प्रधानमंत्री को लगता है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक ब्रेक और उसके बाद बहस आगे से शुरू करेंगे। सर्वदलीय बैठक जो प्रधानमंत्री ने चीन के मुसले पर बुलाई थी, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। 2 चीजें उन्होंने कैटेगोरिकल कही है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का सबसे बड़ा बयान आया है, हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है, ये पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है और कोई भी हमारी पोस्ट दूसरे यानी चीन के कब्जे में नहीं है। हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है, ये कहा है पीएम मोदी ने, और हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं है। ये 2 महत्वपूर्ण बातें। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि चीन कई किलोमीटर तक अंदर घुसाया है, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि चीन ने वहां पर स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, ये भी कहा जा रहा था कि चीन के स्ट्रक्चर जो हैं भारतीय सीमा के अंदर बन गए हैं, जैसा कि पहले कई बार हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज इस सर्वदलीय बैठक में साफ कर दिया कि हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं है, हमारे किसी भी जगह पर उनका कब्जा नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत हर स्थिति से निपटने में सक्षम है, हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है। प्रधानमंत्री का बयान उस दरमियान आया है जब चीन से भारत की झड़प हुई थी गलवान के अंदर, और गलवान की इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और भारत ने रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 सैनिक मार दिए थे चीन के।
तो देश की बहस में आज सवाल यही है कि कैसे चीन को सबक सिखाएगा भारत, और क्या भारत को चीन से भी ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा, क्योंकि गलवान में चीन ने जो हिमाकत किया है उसकी सजा देना बेहद जरूरी हो गया है और हर हिंदुस्तानी चीन को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया है। वहीं मोदी सरकार ने भी चीन पर चौतरफा वार करने के लिए बॉर्डर से लेकर समंदर तक हिंद के वीर जवानों को एक्शन मोड में ला दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे भारत चीन का हर मोर्चे पर जवाब देगा। देखिए, हिंद की अच्छाई क्या है। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने में चीन की मदद की, और ड्रैगन ने हमारे साथ क्या दगाबाजी की। चीन ने साजिशन अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में कहा था संसद में है कि वो हमारा है। तिब्बत को चीनी क्षेत्र के रूप में भारत ने मान्यता दी। ड्रैगन की दगाबाजी थी। सिक्किम और अरुणाचल को अपना बताया। भारत ने चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। ड्रैगन ने क्या किया, मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी मानने से पहले इनकार किया, बाद में दबाव में माना। भारत ने ब्रिक्स में चीन का समर्थन किया। मसूद अजहर के सपोर्ट में उसने वीटो का भी इस्तेमाल किया है एक बार। चीन के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य बना, जबकि ड्रैगन क्या करता है, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। हमें यह बताया गया था जब हम एमईए का कोर्स पढ़ते थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक पत्रकार के तौर पर, तो हमेशा ये मानते थे कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन से हमको सावधान रहना चाहिए। सीधे अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। विकास चौधरी मेरे साथ हैं, जो कि स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं। और मैं लगातार लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। मैं भी सिपाही, हम ये कह रहे हैं, मैं भी सैनिक का हमने कैंपेन चलाया है और हम ये कह रहे हैं कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, क्योंकि गाहे बगाहे जाने अनजाने में हम खरबों रुपए चीन की जेब में डाल रहे हैं, जिससे वो दुनिया पर विस्तारवादी नीति अपना रहा है। इसी के साथ मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर पवन दुग्गल भी जुड़े हुए हैं। चाइनीज ऐप के बारे में आज एक बड़ा फैसला हुआ है। यूपी एसटीएफ के लोगों को कहा गया है कि 52 चाइनीज ऐप को अपने फोन से डाउनलोड करें। कितना पैसा हम दे रहे हैं चाइना को टेक्नोलॉजी के जरिए, ये पवन दुग्गल जी समझाएंगे। जाने माने साइबर लॉ के एक्सपर्ट है। मृत्युंजय तिवारी जी मेरे साथ हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा मेरे साथ मेरे दर्शक वरुण शर्मा भी जुड़ गए हैं, बिजनेसमैन है नोएडा से। सबसे पहले वरुण जी के पास चलूंगा। आज एक आम दर्शक से शुरू करता हूं। जफर इस्लाम साहब, इनकी बात सुनना, क्या करना चाहिए भारत को, वरुण भाई? और मुझे ये बताइए कि आप भी चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे ना? बोलेंगे मैं भी सिपाही, मैं भी सैनिक। बिल्कुल, भारत के इस समय सेना के साथ खड़े होने के लिए हमें बिल्कुल चाइनीज सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए। आम जनता को इस समय देश का साथ देके आत्मनिर्भर जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, उसके हिसाब से हमें सब कुछ चाइना से बहिष्कार करना चाहिए। कोई उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल सही। विकास जी ने एजेंडा हमारा सेट कर दिया है। हमारा दूसरा सवाल है कि चीन को हम सबक कैसे सिखाएंगे। उसके लिए सबसे बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, जो उन इलाकों को कवर कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ऑल पार्टी मीटिंग पर आऊंगा। जफर इस्लाम जी, सरकार ने आज साफ कर दिया, अटकलों को खारिज कर दिया। हमारी किसी भी सीमा पर कब्जा नहीं है, हमारे किसी भी चौकी पर चाइना सवार नहीं है, हमारे यहां पर घुसपैठ नहीं हुई है। क्या इससे विपक्षी दल शांत हो जाएंगे? सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी से यह सवाल लेता हूं। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद आप खुश हैं, संतुष्ट हैं कि भारत अभी सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज बयान दिया है, देश की जनता पूरी ये जानना चाह रही थी, सुनना चाह रही थी। लेकिन हम लोगों को दीपक जी इस बात का अफसोस है और इस बात की चिंता है। एक मिनट रुकूंगा, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं चाइना पर। जी, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो,
एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। तो प्रधानमंत्री ने 2 टूक कह दिया है, हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है, हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं है। भारत हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमारी सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सेना को जो कार्रवाई, यथोचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दे दी गई है। हम एक बार फिर से अपनी बहस में आते हैं, फिर से बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं वैसे चलूंगा मृत्युंजय तिवारी जी के पास। मृत्युंजय तिवारी जी, विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के 2 टूक बयान के बाद आप भी अब संतुष्ट हो गए होंगे कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई अब कोई कब्जा नहीं है, कोई पोस्ट कब्जे में नहीं है। नहीं, देखिए दीपक जी, हमारे 125 करोड़ देशवासियों को अपने सेना के जवानों पर गर्व है और फक्र है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे पहले हमारे नेता यहाँ बिहार के विरोधी दल के श्री तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट करके अनुरोध किया था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को जो न्योता दिया उसमें राष्ट्रीय जनता दल को ही भूल गए। सबसे बड़ी पार्टी हम बिहार में हैं, हमारे बिहार के कई जवान ने शहादत दी है और हमारे विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, हमारे 5 सांसद हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो चुनौती है उसमें पूरा देश एकजुट है, पूरी तरह से सरकार के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है कि अगर हमारा कोई भी दुश्मन देश की ओर आंख उठाकर देखेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो हम लोग एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। ये हमारे देश की खूबसूरती है, यही भारत माँ की बहुत बड़ी पूंजी है हमारी। इसलिए जो राजनीतिक विषय है वो अलग है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, क्यों हम इस हर जगह पर फेल हो रहे हैं, ये बात का विषय है। लेकिन अभी हम अपने दुश्मनों से लोहा लेने के लिए पूरा देश एकजुट है, सेना के साथ है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार को भी इस बात का एहसास है और इसकी ताकत है। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बड़ी बात की है और बहुत मेच्योरिटी के साथ आपने बात की है। अब मैं जाऊंगा जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, फिर मैं जवाब लूंगा सैयद जफर इस्लाम से। जनरल सिन्हा, साफ साफ कहा तिब्बत के जो सरकार इन एग्जाइल है उसके प्रधानमंत्री ने, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत चीन को सबक कैसे सिखाए, आप बताइए। देखिए दीपक जी, इसकी आगाज तो आप देख चुके हैं कि किस तरह से हुई है।
जब सेना के पूरे हाथ खुल गए, और वो नहीं केवल जल थल नभ। जब आपको मैं बताऊं, नभ की बात होती है तो स्टेट ऑफ मलाका से लेकर के और उसके बाद स्टेट ऑफ हार्मोस की बीच बात होती है। जब थल की बात होती है तो वो सारी सीमाएं काम हैं जिसके ऊपर में 3500 किलोमीटर का इलाका है, और 80% इलाका में हम डोमिनेट करते हैं और हमें छूट है। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं, जब मैं हर एक बार कहता रहा, जिसको भी थोड़ी सामरिक ज्ञान है, जो भी इस सैटेलाइट को पढ़ता है, हमारी 1 इंच जमीन गई नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमने कल गलवान नाले पर पुल बना लिया और हम जो आपके पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की तरफ रास्ता बना रहे हैं। हम पत्थर मारेंगे भी तो ये जो लोग बिल्टअप किए हैं ना, टेंट लगा के बैठे हैं, तो हमको वहां से निकाल सकते हैं। ये है क्षमता। और आप देखिएगा, ये तो या तो चाइना दुम दबा के भागेगा, मगर आप उसको जाने देंगे तो हम फिर एक अपॉर्चुनिटी को लूज करेंगे। मेरा यह मानना है कि एक बहुत बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी आया है, चाइना उसमें फंस चुका है, उसको फंसने से निकलने नहीं देना पड़ेगा। इस जो सांगे साहब कह रहे थे बिल्डअप, उनकी बिल्डअप आपको पता है, जिस देश के अंदर में अपने सेना में भेजने के लिए एक बच्चा नहीं है, आपको पता है, एक चाइल्ड पॉलिसी के अंदर में उसके पास उसने आधे कर दिए अपनी संख्या। वो पेपर टाइगर है, वो नहीं लड़ सकता। पेपर टाइगर है। आपने जानना चाहा था जनरल सिन्हा, लद्दाख के लोग क्या सोचते हैं। जनरल सिन्हा, मेरे साथ लद्दाख से मेरे एक साथी, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, ताशी साहब हैं, ताशी मोटुप काऊ, सोशल वर्कर है, बिजनेसमैन है। लेके आज आप लोग क्या सोचते हैं सर, चीन की सरकत पर किस तरह से जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि लद्दाख पूरा का पूरा भारत के साथ खड़ा हुआ है और अब तो लद्दाख के पास ज्यादा अधिकार। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पूरे लद्दाख पूरे देश के साथ खड़ा हुआ है, पहले भी खड़े थे। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाना चाहता हूँ कि ये जो लद्दाख का एरिया है, पूरे लद्दाख का एरिया, और तिब्बत के साथ उस पहले होता था, इसका बॉर्डर होते थे, तो उस समय ये एक शांति का क्षेत्र था। कई सौ साल तक ये पूरा शांति का क्षेत्र था। पूरे तिब्बत में, पूरे लद्दाख में यहाँ पर कोई इस तरह से कोई लड़ाई बहुत ही कम हुआ है। तो ये जो शांति को जो भंग हुआ है वो 1950s में जब ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो तिब्बत की तरफ आके तिब्बत को उन्होंने ऑक्यूपाई किया, एंड हिज होलिनेस दलाई लामा को भारत के शरण में लेना पड़ा 1959 में। उसी दिन से पूरा ये इलाका जो है पूरा अशांति का क्षेत्र बनना शुरू हो गया है। और उसी दिन से आज तक, उसके बाद से जो पहले तो तिब्बत के साथ हमारा बॉर्डर होता था, हमारे इंडिया का बॉर्डर, और उसके बाद से वो चाइना के साथ बॉर्डर लग गया, और उसी दिन से बिल्कुल अशांति ही रहा है पूरा। इनके साथ चीन के साथ हमें कोई विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। चलो, हमने बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इंडिया की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया, वहाँ से भी लिया, तो बहुत से सालों तक लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन छुटपुट उनका इंकर्शन होते रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पिछले इतने सालों से इंकर्शन थोड़ा थोड़ा होते गया है, और जो अभी जो गलवान नाला में जो एक बहुत बड़ा इंकर्शन हुआ है, जो वहाँ पर लोग डटे हुए बैठे हुए हैं, ये लोग आके चाइनीज़ लोग। अब उस इलाके के बारे में अगर मैं कहूँ तो 1950s में, 60s में, 70s में, मतलब रिसेंटली तक दौलत बेग ओल्दी जो जगह है जहाँ पर हमारा पोस्ट है इंडिया का, वहाँ जाने के लिए नुब्रा वैली से पनामिक एक विलेज है, वहाँ से लेकर उस जगह पर पहुँचने में 6 दिन लगते थे। 6 दिन लगते थे, और तब जाके हम हमारे वहाँ पोस्ट पे पहुँचते थे। लेकिन अब तो गोल्डी भी हमारे साथ है सर। आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस मुझे आपको रुकना होगा, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद मैं शुरुआत करूंगा, क्यों ना बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। तो हम कर रहे हैं देश की बहस, और मुद्दा है चाइना को सबक कैसे सिखाएं, और इसीलिए हमने कहा है मैं भी सैनिक, बायकॉट चाइना।
उससे चाइना की आर्थिक कमर टूट जाएगी। कई सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ हैं। मेरे साथ डॉक्टर पवन दुग्गल हैं, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और देश में जितने भी साइबर कानून बने हैं उसमें उनकी भूमिका और उनकी राय रही है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब है मेरे साथ, नेशनल पार्टी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और विकास चौधरी जिनको मैं खास तौर से इस शो के अंदर लाया हूं। विकास, बताइए, स्वदेशी जागरण मंच लगातार स्वदेशी की बात करता है, आज इस मोड़ पर खड़े होके आप क्या कहेंगे देश के लोगों को? क्यों हमको बाइकॉट चाइना करना चाहिए? क्यों चाइनीज सामान हमारे गांव के, गलियों के, मोहल्लों में, शहरों में, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में घुस चुका है? बताइए। दीपक भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी इस शो शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही कि हमारा सैनिक हमारा मजबूत है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए, और हमारा देश 135 करोड़ की जनसंख्या का देश है, युवाओं का देश है, और जो हमारे देश के युवा संकल्प ले लेते हैं, जिस चीज़ को अचीव करने की बात करते हैं, जिस लक्ष्य को छूने की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से उसको छूते हैं। चाइना जो पिछले 10-15 वर्षों से स्वदेशी जागरण मंच इसके बारे में कहता आया है कि चाइना व्यापार के आधार पर हम लोगों के बीच में हमारे बाजार को खा चुका है, हमारे लघु उद्योग को खा चुका है, हमारे शहर गांव गलियों में जाकर ये इसने घुसपैठ कर दी है, और ये भूल गया है कि ये जितना अच्छा दिखता है भारत, उतना जवाब देने में भी है। पिछला डोकलाम चाहे वाला विषय हो, चाहे अभी लद्दाख में जो घुसपैठ करी है, हिंदुस्तान का युवा जागरूक है और निश्चित रूप से चीन को बताएगा कि इस देश के अंदर आप व्यापार कर सकते हो तो आपको भाई बनकर, छोटे भाई बनकर करना पड़ेगा, ऐसे किसी के ऊपर बैठकर आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के युवाओं ने 2 दिन के अंदर देश भर में अपने प्रदर्शन से, अपने जोश से ये दिखा दिया है कि हम अपनी सीमाओं पर किसी को घुसने नहीं देंगे। ये 2014 के बाद का 21वीं सदी का देश है, ये उससे पहले 2014 से पहले का देश नहीं है जहां 20-20 दिन अपने देश के अंदर सैनिक आके चले जाते थे। यहां घुसकर मारने वाला भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। हमें अपना गर्व होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 135 करोड़ के लोगों को परिवार कहता है, केवल अपने परिवार को नहीं कहता। निश्चित रूप से इस देश का युवा, इस देश की महिला, बच्चे, परिवार, इस जो व्यापार के नाम पर चाइना अपने देश को चलाता है, ट्रेड के आधार पर विश्व में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, आने वाले समय में इसने आग में हाथ दे दिया है। आगे मैं बताना चाहता हूं चाइना को कि अब सबक सीख जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि इस देश का युवा आपके देश में घुसकर, चीन और आपके बीजिंग में घुसकर कब कब्जा कर लेगा और कब आपके ऊपर बैठ जाएगा। इस देश का युवा सक्षम है, बलवान है, और मैं आपको दीपक भाई इस टीवी चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि स्वदेशी जागरण मंच अपने अभियान के माध्यम से घर घर, गली गली, गांव गांव में जाकर आने वाले समय में और तेजी से अभियान चलाकर इस चाइना का बाइकॉट का बहिष्कार करेगा। और लोगों ने स्वयं इस बहिष्कार का साथ देते हुए, बड़े व्यापारी से लेकर छोटे दुकानदार तक, लोगों ने अपने घरों में, अपने दुकानों पर बाइकॉट का सिंबल लगाया है। उन्होंने पोस्टर चिपका दिया है कि हम भूखे रह जाएंगे, हम कम कमा लेंगे, हम परंतु इस चाइना के बने हुए सामान को हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इसका सैयद जफर इस्लाम, ये शुरुआत सरकार से भी होनी चाहिए। मंच ने विकास जी, 1 मिनट, ये शुरुआत सरकार से भी होनी चाहिए। सरकार भी क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे चाइना को? जब वो हमारे साथ घुसपैठ करता है, हमारे 20 सैनिकों को शहीद करता है, तो क्यों ना उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया जाए, ना किया जाए उसके साथ इतना बड़ा व्यापार? आधी कमर टूट जाएगी उसकी। दीपक जी, जो आपने सवाल उठाया उससे पहले मैं 2-3 बातें तो कहना जरूर चाहूंगा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधित किया है, उससे देश की जनता तो जरूर गर्वान्वित महसूस कर रही होगी, इसलिए कि उनका प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधान सेवक नहीं, वो पूरे दुनिया में अपना सिक्का मनवा चुका है। और चीन को जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट, दो टोक होकर जवाब दिया है उन्होंने, और मैसेज दिया है, सिर्फ चीन को नहीं पूरे दुनिया को मैसेज दिया है कि अब भारत एक मजबूत कंट्री है। उसकी तरफ हाँ, उसमें उन्होंने जो बातें कहा उसमें आश्वस्त किया और पूरे देशवासियों को, लेकिन अपनी चाहत भी बताई
कि हम एक पीस लविंग नेशन है, हम नहीं चाहते कि बॉर्डर पे कोई हमारे से किसी के साथ भी कोई तकरार हो, लेकिन अगर कोई गलती से भी गलत निगाहों से देखेगा तो हम उनके आंख निकालने के भी सक्षम हैं। और उन्होंने बिल्कुल मनोबल बढ़ाते हुए अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है और देश की जनता का भी जो एक एहसास था उसको उन्होंने बढ़ाया है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप बार बार जिस बात को उठा रहे हैं, आज आप उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें पिछले 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से जब से लॉकडाउन हुआ है, प्रधानमंत्री ने बहुत सोचे समझी नीतियों के तहत, तब लोगों को पता नहीं चल रहा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आत्मनिर्भर भारत क्यों कहा, जो उन्होंने सप्लाई चेन की बात कही, क्यों उन्होंने कही? इसलिए कि अगर सप्लाई चेन स्ट्रांग होगा तो हमारे पास मार्केट है, हमारे पास जनता है, कंजम्पशन के लिए हमारे पास पूरी देश की 165 मैं वही पूछ रहा हूँ जफर इस्लाम जी, क्यों लाए चाइना से जब हमारे पास है? बैन कर दे चाइनीज सामान, एक एक करके बैन कर दे, एक साथ नहीं कर सकते। सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा रही है? मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि देखिए, सरकार हर वो कदम उठा रहा है जो कि देश हित में है, और वो हर कदम उठाएगा जो कि देश हित में होगा, लेकिन कुछ मर्यादा भी रहती है। उस मर्यादाओं का पालन करते हुए, इसलिए कि हम ग्लोबल कम्युनिटी का भी एक पार्ट है, और हमें कुछ जो एग्रीमेंट होती है, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या फिर और आपकी जो एग्रीमेंट्स होती हैं ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, उसका भी मर्यादा और पालन करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और साफ लफ्जों में बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कल हमने कुछ एग्रीमेंट कैंसिल किया, आपको पता होगा रेलवेज के, उसी तरह अगर हमारे सरकार बिल्कुल उस दिशा में सोच रही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और चाइना या कोई और भी देश हो, मैं सिर्फ चाइना के नहीं, कोई भी और भी देश उसमें अगर हमारे देश की हित को अगर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उसको कॉम्प्रोमाइज आने वाले दिनों में बिल्कुल नहीं होने देगा। और प्रधानमंत्री आ गए थे, बड़े देर से मैं आपके पास आ रहा हूं, इसका अफसोस है मुझे बताइए, टिकटॉक से एक साल में 1336 करोड़ रुपए चाइना की जेब में जाते हैं विशुद्ध मुनाफे के तौर पर। ऐसे कई सारे चाइनीज ऐप है, गेमिंग ऐप हैं, यहाँ तक कि अगर हम बात करें एजुकेशन के कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके बड़े बड़े जो है बॉलीवुड के एक्टर जिसकी वो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अभी हमारे जो तिब्बत के पीएम था, उनकी अपील थी कि ऐसा एडवर्टाइजमेंट ना करें, चीन इसी पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता है। ऐप के बारे में आप क्या बताएंगे, क्या इससे दूर रहा जा सकता है? डॉक्टर पवन दुग्गल। दीपक जी, आज जो है भारतवासियों को समझना है कि न केवल हमारे बॉर्डर पे समस्या है, हमारे अपने भारत के अंदर चीन लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है इन ऐप्स के द्वारा। और अगर आप भारत के टॉप 10 मोबाइल ऐप्स को देख लें तो उनमें से लगभग 6 हैं जो चीन से हैं, और अगर आप उनकी तुलना अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स से करेंगे तो आपको पाएंगे कि ये जो मोबाइल ऐप्स चीन के हैं वो आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगते हैं, और अगर आप बिना सोचे समझे परमिशंस देते हैं तो आपका तमाम सारा डेटा एकत्रित करते हैं और भारत से बाहर ले जाते हैं चीनी कंपनीज के हाथ। चाइना का एक साइबर सिक्योरिटी लॉ है जिसके तहत सरकार उनसे तमाम सारी जानकारी मांग सकती है, और वो सारी कंपनियों को ये जानकारी सरकार को देनी बाकी है। तो लाजमी सी बात है, अगर भारत के इतने करोड़ों उपभोक्ताओं का डेटा एक साथ वहाँ जा रहा है जो वर्चुअली चाइनीज राष्ट्र या सरकार के हाथों में है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर। हमें लगता है कि ये ऐप्स फ्री हैं, लिहाजा टिकटॉक ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, हम सोचते हैं कि हम सब तमाम सारी चीज़ों से हम अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये लोग अल्टीमेटली हमारे डेटा को मोनेटाइज कर रहे हैं, करोड़ों रुपए प्रत्येक माह हमारे राष्ट्र से लेके जा रहे हैं। तो निर्णय हमने लेना है कि भारत के उपभोक्ता होने के नाते, नागरिक होने के नाते, क्या हमने अलाउ करना है कि चीन इस दौर पर आएगा, इस तरीके से भारत की प्रभुता, अखंडता को वीकन करने की कोशिश करेगा इन ऐप्स द्वारा, और हम करने देंगे? मुझे लगता है एकजुट में हमने जवाब देना है, ऐसा नहीं करने देंगे। बहिष्कार इन ऐप्स का भी होना चाहिए, और साथ ही साथ केवल पेपर पर या कागजी बैन नहीं होना चाहिए। ये जनता जनार्दन में अंदर एक मूवमेंट आने की आवश्यकता है, और सरकार के पास पावर्स हैं। सेक्शन 87 IT एक्ट में सरकार आज रात को नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि इन तमाम सारे ऐप्स को बिल्कुल बंद किया जाए भारतवर्ष में, और तमाम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स उसे बंद भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको समझना है कि भारत को लगातार चीन टारगेट कर रहा है। 2 दिन पहले
ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त साइबर आक्रमण हुए हैं जिसके पीछे चीन का हाथ बताया जाता है। और अब ऑलरेडी नई खबर आई है आज जो कहते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट के नेटवर्क्स और भारतीय कंपनियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं चाइनीज़ हैकर्स। तो अब ये साइबर युद्ध छिड़ सा गया है और इसमें हम लोग जितना अपना विशिष्ट योगदान दें इन चाइनीज़ ऐप्स को ना सब्सक्राइब करके, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए। बहुत दो टूक बात बोली पवन भाई, इसीलिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूं हमेशा से। मैं समझूंगा आपसे कि क्यों हम इसको अल्टरनेट भारत में तैयार नहीं कर सकते। उससे पहले योगेश मेहता जी के पास जाऊंगा, इंदौर से मेरे साथ जुड़े हैं हमारे दर्शक हैं। योगेश भाई एक बिजनेसमैन है। योगेश भाई, आपके मोबाइल में कितने चाइनीज ऐप हैं? मेरे मोबाइल में पहले कुछ चाइनीज़ ऐप थे जो मैंने कल ही पूरे सारे ऐप डिलीट कर दिए, और वर्तमान में जितने मुझे जानकारी थी उतने मैंने सारे चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दिए हैं। और उसके बाद में भी अगर कोई रह जाते हैं और कोई ध्यान दिलाएगा तो सबसे पहले डिलीट करूँगा। मैं भी सिपाही, मैं भी सैनिक, हमारा एक कैंपेन है। और क्या क्या करेंगे आप देश के लिए, मैं जानना चाहता हूं, लोग सुनना चाहते हैं। योगेश भाई, आप इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मेरे शहर से। दीपक जी देखिए, मैं उद्योग जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और हम बायकॉट चाइना तो कर रहे हैं, उसके उत्पादों का बायकॉट चाइना का तो नारा सभी दे रहे हैं, लेकिन मेरा इससे आगे बढ़ के कहना है कि हमें सब्स्टिट्यूट चाइना भी देना होगा। हमारे उत्पादों को अपने देश में बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और जैसे हमारी ये तैयारी चल रही है तो हम बहुत शीघ्र, अति शीघ्र चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को चिन्हित करके हमारे उद्योगपति मित्रों के साथ लाएंगे। उनको जो टेक्नोलॉजी है, हम पुराने जो हमारे रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं देश भर के बहुत बेहतरीन लैब्स के साथ में, हमारे सब साइंटिस्ट के बीच में हम लोग उन प्रोडक्ट्स को लेकर जाएंगे कि इसकी टेक्नोलॉजी हमें दीजिए, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी दीजिए। आयातक बंधुओं से हम कहेंगे, हमारे जो व्यापारी बंधु हैं जो माल को बेचेंगे, उनसे कहेंगे कि आप इन प्रोडक्ट्स को बेचिए। हम बैंक्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, इनको भी कहेंगे कि किसी भी प्रकार की उद्योग को दिक्कत ना आए, चाहे वो पूंजी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के कॉम्प्लायंस से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट एनओसी से रिलेटेड हो। तो हम इस तरह का एक संयुक्त, एक पूरा सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम अपने प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही हो गए भाई, इंडिया में बना के आपने, मैं सीधे चलता हूं स्वदेशी जागरण मंच के पास जी। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है विकास भाई, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूं चाइना के जो आपके मोबाइल के ऐप्स हैं, मोबाइल के इंस्टॉलेशंस हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो 90% चाइना से फंडेड हैं। ऐसी कंपनी हमारे यहाँ हैं, ऐसे ऐप्स हमारे यहाँ हैं, ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ हैं। उनका क्या करें? क्या इसके खिलाफ आप एक जागरण नहीं फैलाएंगे? दीपक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं उससे पहले अभी आपने एक बात स्वावलंबी भारत की करी थी। इस बीमारी से पहले हमारे देश में एक भी N95 मास्क नहीं बनता था, पीपी किट नहीं बनती थी, ऑक्सीमीटर नहीं बनता था, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के जो भी इक्विपमेंट थे वो हमारे देश में नहीं बनते थे। परंतु हमें गर्व करना चाहिए, मार्च के महीने के बाद से हमारे यहाँ पर डेली 2-2 लाख की पीपी किट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ पर N95 मास्क बन चुके हैं, और धीरे धीरे हमारा देश जो चाइना से प्रोडक्ट लिया करता था, आज वो हमारे देश में बनने शुरू हो गए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने चाइनीज ऐप की करी। चाइनीज ऐप जो पहले तक लोगों को, युवाओं को नहीं जानकारी थी, वो यूज करते थे, परंतु आज जो देश हमारे साथ ऐसी गद्दारी कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं आपको बताना चाहूंगा स्वदेशी जागरण मंच हर उस कड़ी को तोड़ने की बात करेगा, उस होड़ कड़ी तक जाएगा जहां जिस चाइना को उसका लाभ पहुंच रहा होगा। और इस देश के युवाओं ने स्वयं प्रण लेके पिछले 2 दिन में आपको दिखा दिया। लोग अपने आप लिस्ट बना के दे रहे हैं, लोग अपने आप उस ऐप को डिलीट कर रहे हैं, और लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप भी इस देश के नागरिक, इस देश के सैनिक तो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, परंतु उस सैनिक के रूप में इस देश के अंदर रहकर हम अपने मोबाइल की ऐप हो, अपने घर में चाइनीज वस्तु हो, उनको डिलीट करेंगे। हम भी एक सैनिक के रूप में, एक देशभक्त के रूप में, एक भारत माता के बेटे के रूप में इस काम को पहले दिन से विकास जी कैंपेन चलाई है, मैं भी सैनिक और बायकॉट चाइना।
पहले दिन से, जिस दिन से मामला सामने आया। पवन दुग्गल साहब, मैं जफर भाई के पास जाऊं, जनरल सिन्हा के पास जाऊं, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं पवन जी आपके पास आना चाहूंगा। पवन भाई, मुझे बताइए कि चाइनीज जो ये ऐप्स है, इनको ऑल्टरनेट हम क्यों नहीं तैयार कर सकते? हम इनको इतना पॉपुलर क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मुझे लगता है अगर हम चाहें तो हम भारत में उत्पन्न हुए ऐप्स को पॉपुलर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको मानसिकता लगती है कि चलिए जो ज़्यादा मुफ्त है, जो ज़्यादा अच्छी बेहतर सर्विस हमें दे रहा है, हम उसको लेते हैं। चाइना से आए तो कोई बात नहीं। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि चाइना से अगर चीज़ सस्ती आ रही है या फ्री आ रही है तो हम भारतवासियों को प्रोडक्ट बना रही है। और अगर हम प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हमारा डेटा 24 घंटों भारत के बाहर जा रहा है। और देखिए, ये कोई 100, कुछ हज़ार, कुछ लाखों का डेटा नहीं है, करोड़ों भारतवासियों का डेटा है। और अगर इन तमाम सारे भारतवासियों को डेटा को अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और बिग डेटा एनालिटिक्स के द्वारा एनालाइज करेंगे तो आपको भारत के बहुत कुछ पेचीदा एलिमेंट्स नज़र सामने आ जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप भारत की डिजिटल इकोनॉमी को कमज़ोर बना सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को आप टारगेट करने का प्रयास कर सकते हैं। ऑलरेडी देखिए, चेतावनी आ गई है कि भारतीय गवर्नमेंटल नेटवर्क्स और भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स पर अटैक्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये अटैक्स कहीं ना कहीं चीन सामने लेकर आ रहा है। तो आवश्यकता है कि भारत जो है ना, आज की तारीख में अपनी साइबर सुरक्षा पर ज़्यादा तवज्जो दे। अभी तक हमने सिर्फ उसमें लिप सर्विस दी है। हमारे पास कोई साइबर सुरक्षा कानून नहीं है। जो साइबर सुरक्षा नीति 2013 की थी वो कहीं ना कहीं हम कार्यान्वित नहीं कर पाए। लेकिन चलिए, जहां से जागे वहीं से समेरा समझे। आज यही सवाल कदम सरकार क्यों सो रहे हैं भाई? ये भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और प्रभुता की बात है। और पवन दुग्गल साहब ने कितने आसान शब्दों में समझा दिया सैयद जफर इस्लाम। अब तो जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर हमको चैन से सोना होगा तो बोलना पड़ेगा मुझे जाग जाइए जफर इस्लाम साहब। देखिए दीपक जी, 2014 के बाद ये सरकार ऐसी सरकार है जो बिल्कुल जागी हुई सरकार है। जागरूकता इस सरकार में है। इसीलिए आप अभी प्रधानमंत्री को सुना था, उन्होंने क्या कहा कि 2014 के बाद हमने वो फैसिलिटीज क्रिएट की अपने आर्मी के लिए बॉर्डर पे जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जो उससे पहले नहीं हुआ था। उसी तरह से जब आपने आत्मनिर्भर की बात की प्रधानमंत्री ने, तो उसी को सोच के किया। लेकिन अब जब आपने सही कहा, देश की जनता अगर, हर जनता अगर ये महसूस करे कि वो भी एक सिर्फ नागरिक नहीं बल्कि एक सैनिक भी है और उसका भी कर्तव्य है सरकार के साथ कंधे से कंधे चल के, और ये उसके मुहिम में कामयाबी की तरफ बढ़े, तो हम जरूर इसको पूरा कर पाएंगे। अब आगे क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या बोलेंगे? सिर्फ 30 सेकंड। देखिए दीपक जी, ये चौतरफा मार का आगाज हो चुका है। इस आगाज के ऊपर में सबको योगदान देना है, बोलना नहीं मैं भी सैनिक हूं, आप भी सैनिक हैं, सब सैनिक हैं। तो कार्रवाई करें, उतनी ही कार्रवाई जो सेना बॉर्डर पे कर रही है। दिन रात करिए, 24 घंटे करिए, हर एक क्षण करिए, और निश्चित है चाइना मात होगा और हम पूरे विश्व में एक पोल की तरह उभरेंगे। विश्व में हम विश्व गुरु की तरह उभरेंगे, ये हमारा सपना और हम जरूर पूरा करेंगे। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन है, तो कंपटीशन को तो पीछे छोड़ना ही होगा। इसलिए अभी से, जो अब तक नहीं बने हैं, अभी से ठीक वैसे ही सैनिक बन जाइए जैसे योगेश साहब हैं, हमारे योगेश मेहता साहब, जिन्होंने अपने तमाम चाइनीज ऐप डिलीट कर दिए। आपने पवन दुग्गल जी की बात सुन ली, और विकास चौधरी जी, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मौका मिला है देश के लिए कुछ करने का। कर जाइए, चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करिए और कहिए मैं भी हूं सैनिक,